हेलो एवरीवन, वेलकम टू विकास एनालिसिस। और आज हम बाल विकास के महत्वपूर्ण प्रीवियस ईयर प्रश्न को देखेंगे जो कहीं ना कहीं आपके टीचिंग एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और आने वाले जितने भी एग्जाम हैं जिनमें बाल विकास पूछे जाते हैं उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को एक लाइक और सब्सक्राइब सपोर्ट जरूर करिएगा। चलिए दोस्तों, इन प्रश्न को सॉल्व करते हैं। पहला प्रश्न है आपका, किंडरगार्टन विधि का प्रतिपादन किसने किया है ना। जो किंडरगार्टन विधि है इसका प्रतिपादन किनके द्वारा किया गया है वो आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है। पहला ऑप्शन है आपका फ्रोबेल, दूसरा है कुक, तीसरा ऑप्शन है मॉन्टेसरी और चौथा है आपका डाल्टन। तो किंडरगार्टन विधि के प्रतिपादन कौन है, तो इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन होगा, तो वो हो जाएगा आपका यहाँ पे फ्रोबेल, है ना। फ्रोबेल द्वारा जो है किंडरगार्टन विधि का जो है प्रतिपादन किया गया है। एक प्रश्न यहाँ से और पूछा जाता है कि किंडरगार्टन का मतलब क्या होता है, अर्थात इसका क्या अर्थ होता है पूछा जाता है। तो याद रखिएगा, किंडरगार्टन का अर्थ होता है बच्चों का उद्यान। क्या होता है, बच्चों का उद्यान, है ना। याद रखिएगा, प्रश्न जो है पूछा गया है, उद्यान की जगह आपको यहाँ पे बगीचा भी दिखा हो सकता है ना। तो यहाँ पे आपका सही आंसर क्या होगा, किंडरगार्टन विधि के प्रतिपादन इनमें से कौन है, तो वो हो जाएंगे आपके फ्रोबेल, है ना। ऑप्शन नंबर पहला फ्रोबेल आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका यहाँ पे, संकलात्मक परामर्श के जन्मदाता, है ना। जो संकलात्मक जो परामर्श है उसके जन्मदाता अर्थात उनके पिता कौन है, यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है। पहला ऑप्शन है विलियमसन, दूसरा ऑप्शन है थॉर्न, तीसरा ऑप्शन दिया गया है इनमें से कोई भी नहीं और चौथा है रोजर्स। तो संकलात्मक परामर्श के जन्मदाता इन चारों ऑप्शन में से कौन से हो जाएंगे, तो वो होंगे आपके यहाँ पे थॉर्न, है ना। थॉर्न जो है वो संकलात्मक परामर्श के जन्मदाता के रूप में जाने जाते हैं। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी जो होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, छात्र के अवांछित व्यवहार के संशोधन हेतु सबसे प्रभावी विधि है, यानी कि छात्र द्वारा जो अवांछित व्यवहार किए जाते हैं उनके लिए जो संशोधित करने में सबसे अधिक प्रभावी विधि कौन सी होगी वो आपको यहाँ पे बतानी है। पहला ऑप्शन है उसे माता पिता को सूचित करना चाहिए, दूसरा ऑप्शन है छात्र को दंडित करना चाहिए, तीसरा ऑप्शन है उसे नज़रअंदाज करना चाहिए और चौथा है अवांछित व्यवहार के कारणों का पता लगाना तथा उपचार का सुझाव देना चाहिए। तो छात्र द्वारा जो है अवांछित या रूखा व्यवहार किया जाता है तो उसके संशोधन हेतु कौन सा विधि जो होगा सबसे अधिक प्रभावी होगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो वो हो जाएगा उनके अवांछित व्यवहार, यानी कि छात्र द्वारा जो अवांछित व्यवहार किए जा रहे हैं उनके कारणों का पता लगाना चाहिए और उनके उपचार हेतु सुझाव देना। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी जो होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। डिसलेक्सिया संबंधित, है ना। डिसलेक्सिया एक तरह की क्या है, आपके अधिगम की अक्षमता है जो कि किससे संबंधित है पूछा जा रहा है। पहला ऑप्शन है लेखन संबंधी समस्या से, दूसरा है पढ़ने संबंधी समस्या से, तीसरा है गणितीय कौशल संबंधी समस्या से और चौथा है वाक क्षमता संबंधी विकार से। तो डिसलेक्सिया जो कि एक तरह का विकार है, अक्षमता है, वो किससे संबंधित है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगी, तो वो हो जाएगा आपका पढ़ने संबंधित जो है एक तरह की समस्या होती है। याद रखिएगा, पढ़ने संबंधित समस्या जो है आपके डिसलेक्सिया के अंतर्गत आती है। और अगर आपसे पूछा जाता कि लेखन संबंधी समस्या, तो इसे हम डिसप्रेक्सिया के नाम से जानते हैं। किससे नाम से जानते हैं, डिसप्रेक्सिया, है ना। डिसप्रेक्सिया के नाम से भी जानते हैं। तो डिस्प्रेक्सिया किससे संबंधित अगर पूछा जाता तो लेखन संबंधी जो समस्या होती है वो डिस्प्रेक्सिया होती है। और जो तीसरे ऑप्शन में दिया है आपका गणितीय कौशल संबंधी समस्या, तो इसका आंसर आप सभी जानते होंगे
डिसकैलकुलिया, है ना, कैलकुलेशन से संबंधित है तो वो आपका क्या होता है, डिसकैलकुलिया। क्या होता है, डिसकैलकुलिया जो होता है वो आपके गणित संबंधी विकार होती है। और यहाँ पे दिया है फोर्थ में वाक क्षमता संबंधी, यानी कि मौखिक रूप से जो है सीखने में बच्चों को परेशानी होती है तो उसे हम क्या कहते हैं, अफेजिया कहते हैं। क्या कहते हैं, अफेजिया। इसको भी आप याद रखिएगा, है ना, क्योंकि एग्जाम में जो है प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे हमारा डिसलेक्सिया किससे संबंधित हो जाएगा, तो वो होगा आपका पढ़ने संबंधित समस्या, है ना, रीडिंग में प्रॉब्लम होती है। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका यहाँ पे ब्रेल लिपि एवं टेप रिकॉर्डिंग किसके लिए शैक्षिक प्रावधान के रूप में प्रयुक्त किए जा सकते हैं ना। ब्रेल लिपि द्वारा पढ़ना और टेप रिकॉर्डिंग द्वारा जो है पढ़ाना किसके लिए जो है उपयोग में लाया जा सकता है, आपको यहाँ पे बताना है। पहला ऑप्शन है श्रवण बाधित विद्यार्थी के लिए, दूसरा है दृष्टि बाधित विद्यार्थी, तीसरा है अस्थि बाधित विद्यार्थी और चौथा है शारीरिक रूप से विकलांग विद्यार्थी के लिए। तो ब्रेल लिपि और टेप रिकॉर्डिंग का प्रयोग किस तरह के बच्चों के लिए प्रयोग किया जाएगा, तो वो किया जाएगा आपके दृष्टि बाधित विद्यार्थियों के लिए, है ना भाई। दृष्टि बाधित विद्यार्थी होंगे उनको हम ब्रेल लिपि के द्वारा और टेप रिकॉर्डिंग से सुना करके पढ़ा सकते हैं। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे दृष्टि बाधित विद्यार्थी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका CWNSN का क्या अर्थ है ना। जो आपका CW और SN का क्या है अर्थ, यहाँ पे फुल फॉर्म जो है इनका पूछा जा रहा है। तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है, C का मतलब होता है आपका चिल्ड्रन। क्या होता है, चिल्ड्रन, है ना। तो याद रखिएगा C का मतलब चिल्ड्रन, V का मतलब हो जाता है चिल्ड्रन विथ, और S का मतलब होता है स्पेशल, है ना, स्पेशल, चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड, है ना। क्या होते हैं, चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड्स जो होते हैं इसके फुल फॉर्म होते हैं। तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि इसके क्या आंसर हो सकते हैं। पहला है विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे, दूसरा है मजबूत आवश्यकता वाले बच्चे, तीसरा है एकांगी आवश्यकता वाले बच्चे और चौथा है मृदु आवश्यकता वाले बच्चे। तो CWSN का क्या अर्थ हो जाएगा, चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड्स, है ना, यानी कि विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए जो होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका यहाँ पे निम्न में से कौन सा परामर्श का एक तत्व नहीं है ना। परामर्श का एक तत्व नहीं है वो आपको यहाँ पे बताना है। पहला ऑप्शन है वृत्तिक वृद्धि, दूसरा है साक्षात्कार, तीसरा है आपका विश्वास और चौथा है संप्रेषण। तो कौन सा जो होगा परामर्श का एक तत्व नहीं है वो आपको यहाँ पे बताना है। तो कौन सा जो होगा परामर्श का एक तत्व नहीं होगा, तो वो हो जाएगा आपका वृत्तिक वृद्धि, है ना। वृत्तिक वृद्धि जो होते हैं वो आपके क्या है, परामर्श के एक तत्व नहीं होते। जबकि आपके यहाँ पे साक्षात्कार हो गए, विश्वास और संप्रेषण, ये सभी जो होते हैं वो परामर्श के तत्व होते हैं ना। जबकि आपका वृत्तिक वृद्धि जो है परामर्श का तत्व नहीं होता। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मनोविज्ञान शाला उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है ना। जो प्रथम मनोविज्ञान शाला जो है वो उत्तर प्रदेश में कहाँ पर स्थित है पूछा जा रहा है। पहला ऑप्शन दिया है आगरा, दूसरा है लखनऊ, तीसरा है इलाहाबाद और चौथा है वाराणसी, है ना। तो मनोविज्ञान शाला उत्तर प्रदेश में कहाँ पर स्थित है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका इलाहाबाद में, है ना। ये कब बनाया गया था, तो ये 1942 में 1942 में जो है बनाया गया था, है ना। तो कहाँ पे है उत्तर प्रदेश में मनोविज्ञान शाला, वो आपके इलाहाबाद में स्थित है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी जो होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका यहाँ पे जो संबंध
स्किनर का चूहों से, है ना, स्किनर ने चूहों पर प्रयोग किया है, एवं थार्नडाइक का बिल्लियों से था, वही संबंध कोहलर का था, है ना। जो स्किनर ने जो है अपना प्रयोग किस पर किया है, चूहों पर, और थार्नडाइक ने अपना प्रयोग बिल्लियों पर किया था। तो कोहलर ने जो है किन पर प्रयोग किया है, आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है। पहला ऑप्शन है बंदरों से, दूसरा है कुत्तों से, तीसरा है मुर्गियों से, और चौथा है वनमानुष से, है ना। तो कोहलर ने किस पर, कौन से जानवर पर जो है अपना प्रयोग किया है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो वो होगा आपका वनमानुष पर, है ना, वनमानुषों पर। कई लोग जो है बंदर पर भी लगा देते हैं, तो ध्यान रखिएगा कोहलर ने जो है अपना प्रयोग वनमानुष पर किया है ना। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी जो होगा वनमानुष आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे प्रश्न में दिया है कि स्किनर का चूहों पर, तो ये भी पॉइंट आप याद रखिएगा कि स्किनर ने जो है अपना प्रयोग चूहों पर और थार्नडाइक ने बिल्लियों पर जो है अपना प्रयोग किया था। तो यहाँ पे हमें पूछा गया है कि कोहलर से, तो कोहलर ने जो है अपना प्रयोग जो है किस पर किया है, वनमानुष पर, है ना। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका अधिगम का पठार है। जो अधिगम का पठार है वो इन चारों ऑप्शन में कौन होगा, वो आपको बताना है। पहला ऑप्शन है अधिगम की समाप्ति, दूसरा है अधिगम में अवरुद्ध वर्धन, तीसरा ऑप्शन है अधिगम में दोष, और चौथा है अधिगम में अवरोध। तो अधिगम का पठार कौन सा हो जाएगा, तो वो होगा आपका अधिगम में अवरुद्ध, है ना। किसी भी तरीके की रुकावट आ जानी या बाधा आ जाना क्या है, अधिगम में पठार से संबंधित होता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी जो होगा अधिगम में अवरुद्ध वर्धन जो होगा आपका यहाँ पे क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका यहाँ पे द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिक्स, है ना, द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिक्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है। पहला ऑप्शन है आपका पावलव, ये पावलव होगा, है ना, ये वह होगा पावलव, हल, तीसरा ऑप्शन है स्किनर, और चौथा है थार्नडाइक। तो द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिक्स नामक पुस्तक के लेखक इन चारों ऑप्शन में से कौन से हो जाएंगे, तो वो होंगे आपके यहाँ पे स्किनर, है ना, ऑप्शन सी स्किनर द्वारा जो है द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म जो है लिखा गया है। तो ऑप्शन सी जो होगा आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका छात्रों में सही व्यवहार के प्रशिक्षण हेतु सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है ना। छात्रों में सही व्यवहार यानी कि छात्र जो है उचित तरह के व्यवहार करे, अच्छे आचरण करे, इसके लिए प्रशिक्षण हेतु सबसे महत्वपूर्ण क्या होना चाहिए पूछा जा रहा है। पहला ऑप्शन है पुरस्कार देंगे, दूसरा है प्रशंसा किया जाए, तीसरा है छात्र को दंड दिया जाए, और चौथा ऑप्शन है सही व्यवहार का प्रस्तुतिकरण। तो छात्रों के उचित या सही व्यवहार के लिए किस तरह का प्रशिक्षण सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा, तो वो हो जाएगा आपका सही व्यवहार का प्रस्तुतिकरण, है ना। आप छात्र को पुरस्कार देंगे तो कोई ज़रूरी नहीं है कि छात्र जो है अच्छे व्यवहार करे या प्रशंसा करे तो ही अच्छे व्यवहार करे, या फिर उनको दंड दिया जाए तभी छात्र अच्छे व्यवहार को करेंगे। लेकिन अगर छात्र के सही व्यवहार का प्रस्तुतिकरण किया जाए तो उनमें क्या है, सर्वाधिक महत्वपूर्ण तरीके से हम उनके प्रशिक्षण दे पाएंगे सही व्यवहार करने के लिए। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका समस्या समाधान में लक्ष्य प्रवणता के संप्रत्यय को किसने प्रस्तावित किया था, है ना। समस्या जो समाधान है उनमें लक्ष्य प्रवणता के सिद्धांत को किसने जो है प्रस्तावित किया है, आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है। पहला ऑप्शन दिया है आपका कोहलर, दूसरा है कैलेंडर, तीसरा ऑप्शन है हल, और चौथा है आपका त्रिक, है ना, त्रिक, ये आपका ब्रिक होगा, है ना। यहाँ पे त्रिक टाइप हो गया, ये आपका ब्रिक होगा, है ना, सुधार लीजिएगा, ये आपका ब्रिक होगा। तो समस्या समाधान में लक्ष्य प्रवणता के संप्रत्यय को किसने प्रस्तावित किया है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो वो हो जाएगा आपका हल, है ना।
हल के द्वारा जो है समस्या समाधान के लक्ष्य प्रवणता के संप्रत्यय को प्रस्तावित किया गया है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आपका हल जो होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका यहाँ पे, इनमें से कौन सा शिक्षण की विचारधारा से संबंधित नहीं है ना, शिक्षण की विचारधारा से संबंधित नहीं है वो आपको बताना है। पहला ऑप्शन है D.W. एलन, दूसरा है बुश, तीसरा है डेविड ह्यूम और चौथा ऑप्शन है एचिसन। तो इन चारों ऑप्शन में से कौन से जो है शिक्षण की विचारधारा से संबंधित नहीं होंगे, तो वो हो जाएंगे आपके डेविड ह्यूम, है ना। डेविड ह्यूम जो है आपके शिक्षण की विचारधारा से संबंधित नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएंगे। बाकी जो ऑप्शन है आपके D.W. एलन, बुश और एचिसन जो है आपके शिक्षण की विचारधारा से संबंधित है, लेकिन डेविड ह्यूम जो है नहीं होंगे। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, निम्न में से कौन सा शिक्षण अधिगम का स्तर नहीं है ना, शिक्षण अधिगम का स्तर नहीं है वो आपको यहाँ पे बताना है। पहला ऑप्शन है स्मृति स्तर, दूसरा है अवबोध स्तर, तीसरा है परावर्ती स्तर और चौथा है दूरवर्ती स्तर। तो इनमें से कौन सा जो होगा शिक्षण अधिगम का स्तर नहीं होगा, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो वो होगा आपका यहाँ पे दूरवर्ती स्तर, है ना। दूरवर्ती स्तर जो होंगे शिक्षण अधिगम के स्तर नहीं होंगे। शिक्षण अधिगम के यहाँ पे 3 स्तर होते हैं। कितने स्तर होते हैं, 3 स्तर होते हैं, इनको याद रखिएगा। पहला होता है आपका स्मृति स्तर, है ना, स्मृति स्तर। दूसरा जो होता है आपका अवबोध स्तर, क्या होता है, अवबोध यानी कि अंडरस्टैंडिंग जो लेवल होता है वो। और तीसरा जो होता है आपका परावर्ती, क्या होता है, परावर्ती स्तर, है ना। तो इन 3 जो होते हैं आपके शिक्षण अधिगम के स्तर होते हैं, जबकि आपका यहाँ पे 4th में दूरवर्ती स्तर दिया है जो कि शिक्षण अधिगम का स्तर नहीं है। तो ऑप्शन डी जो होगा आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये थी दोस्तों आपके बाल विकास के महत्वपूर्ण प्रीवियस ईयर प्रश्न, जो कि आपके टीचिंग एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछे जा चुके हैं और आने वाले एग्जाम के लिए भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उम्मीद करते हैं आपको ये प्रश्न समझ आए होंगे। अगर वीडियो बढ़िया लगा हो दोस्तों तो एक लाइक जरूर करिएगा और शेयर, सपोर्ट और सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।